हर पल आपके साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं हर पल न्यूज और मैं हूं आपके साथ माधुरी तिवारी। खबर इंडिया के खास बुलेटिन में आपका स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ने से पहले नजर डालेंगे अब तक की सुर्खियों पर। पीएम मोदी का कानपुर दौरा, मेट्रो खंड और बीना पनकी परियोजनाओं का उद्घाटन। आईआईटी के दीक्षांत समारोह में हुए शामिल, पीएम के साथ सीएम योगी भी मौजूद। कोरोना काल में रैलियों पर रोक की मांग, आज से 3 दिनों के यूपी दौरे पर चुनाव आयोग की टीम। रैलियों के बीच कोरोना के बढ़ते खतरे पर करेगी चिंतन, अधिकारियों से लेगी फीडबैक। दिल्ली में फिर बढ़ रहे कोरोना के मामले, सीएम केजरीवाल आज करेंगे समीक्षा बैठक। ग्रैब सिस्टम लागू करने पर हो सकता है विचार। नए साल से पहले हरियाणा मंत्रिमंडल का विस्तार, डॉक्टर कमल गुप्ता और देवेंद्र बबली को मिल सकती है बड़ी जिम्मेदारी। आज शाम 4 बजे राजभवन में शपथ लेंगे नए मंत्री। प्रियंका गांधी का आज होने वाला फिरोजाबाद दौरा रद्द। अब 29 दिसंबर को फिरोजाबाद आएंगी प्रियंका, महिलाओं से करेंगी संवाद। उत्तर प्रदेश में चुनावी माहौल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कानपुर दौरे पर हैं। पीएम मोदी आज कानपुर वासियों को मेट्रो रेल का तोहफा देंगे। इसके बाद वो चुनावी प्रचार की कमान संभालेंगे। कानपुर में मेट्रो रेल परियोजना की पूरी लंबाई 32 किलोमीटर है और इसे 11,000 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से बनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कानपुर मेट्रो रेल परियोजना के पूर्ण खंड और बीना पनकी मल्टी प्रोडक्ट पाइपलाइन परियोजना का उद्घाटन करने के लिए कानपुर के दौरे पर हैं। वहीं पीएम ने आईआईटी 54वें दीक्षांत समारोह को संबोधित किया। बता दें कि इसके साथ ही चुनावी माहौल में पीएम मोदी बीजेपी के लिए चुनावी मैदान में उतरकर रैली करेंगे। पीएम निराला नगर में जनसभा को संबोधित करेंगे। देश में जानलेवा कोरोना वायरस के मामले बढ़ रहे हैं, साथ ही इसके खतरनाक वेरिएंट ओमिक्रॉन के मामले में भी तेजी से बढ़ोतरी हो रही है। कोरोना संकट के बीच चुनावी रैलियों पर रोक की मांग तेज हो गई है। कल केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय से मीटिंग के बाद अब चुनाव आयोग की टीम उत्तर प्रदेश का दौरा कर रही है। आज से 3 दिनों के लिए चुनाव आयोग की टीम उत्तर प्रदेश में रहेगी और रैलियों के बीच कोरोना के बढ़ते खतरे पर चिंतन करेगी। इस दौरान राजनीतिक दलों के साथ बैठकें भी की जाएंगी। 3 दिनों तक लगातार चुनाव आयोग यूपी में बैठकें करेगा, जिसमें राजनीतिक दल से लेकर सरकार के सचिव और पुलिस के अधिकारी तक शामिल होंगे। हरियाणा मंत्रिमंडल का आज विस्तार किया जाएगा। शाम 4 बजे हरियाणा राजभवन में शपथ ग्रहण समारोह का होगा और मुख्यमंत्री कार्यालय ने ये जानकारी दी और संभावना जताई जा रही है कि जजपा से टोहाना के देवेंद्र बबली और बीजेपी में ज्ञान चंद्र गुप्ता या डॉक्टर कमल गुप्ता में से एक मंत्री बनाया जा सकता है। बता दें कि इससे पहले हरियाणा में मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर मुख्यमंत्री मनोहर लाल से कई मंत्रियों ने अलग अलग मुलाकात की थी। मुख्यमंत्री के साथ अनेक विधायकों ने भी मुलाकात की। मंत्रियों से फीडबैक लेने के साथ ही मनोहर लाल ने उनके रिपोर्ट कार्ड को लेकर भी बातचीत की। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज गढ़मुक्तेश्वर में जनसभा को संबोधित करेंगे। वहीं प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव समेत कई दिग्गज भी गढ़मुक्तेश्वर पहुंच रहे हैं। आपको बता दें कि बीजेपी की जन विश्वास यात्रा आज बुलंदशहर से हापुड़ पहुंच रही है। ये यात्रा हापुड़ के गांव सिरोधन में पहुंचेगी। वहीं दूसरी तरफ गढ़नगर के दिल्ली रोड स्थित गोडा फार्म में एक विशाल जनसभा को राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा संबोधन करेंगे। आज कांग्रेस अपना 137वां स्थापना दिवस मना रही है। कांग्रेस स्थापना दिवस प्रदेश के सभी जिलों में मनाया जा रहा है। वहीं प्रदेश मुख्यालय राजीव भवन में भी सुबह 9 बजे पार्टी का झंडा वंदन से किया जाएगा। आपको बता दें कि इस कार्यक्रम में प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम मौजूद रहे। कांग्रेस स्थापना दिवस को प्रदेश के सभी जिला, शहर, नगर और ब्लॉक मुख्यालय में हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। बता दें कि इस मौके पर पार्टी के जिला और ब्लॉक मुख्यालयों में कांग्रेस का इतिहास, विचारधारा, अतीत और वर्तमान की उपलब्धियां, भविष्य की दृष्टि समेत कई विषयों पर गोष्ठियां और परिसंवाद कार्यक्रम कर रैली और सेमिनार का भी आयोजन किया जा रहा है। परीक्षा पे चर्चा 2022 का शेड्यूल निर्धारित हो गया है। इसके अनुसार इस प्रोग्राम के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया आज से शुरू होगी और 20 जनवरी 2022 तक चलेगा। ऐसे में 9वीं से 12वीं तक के छात्र छात्राओं को सलाह दी जाती है कि वो इस अवधि के दौरान आवेदन कर दें। ऑनलाइन आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों को ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। वहीं इस संबंध में पीएमओ इंडिया की ओर से ट्विटर हैंडल पर एक ट्वीट भी किया गया है।
लुधियाना कोर्ट ब्लास्ट मामले के मास्टरमाइंड को गिरफ्तार कर लिया गया है। जर्मनी में पुलिस ने प्रतिबंधित संगठन सिख और फॉर जस्टिस से जुड़े आतंकी जसविंदर सिंह मुल्तानी को गिरफ्तार किया है। जसविंदर सिंह ही लुधियाना कोर्ट ब्लास्ट का मास्टरमाइंड बताया जा रहा है। जसविंदर सिंह दिल्ली और मुंबई में भी आतंकी हमले करने की साजिश रच रहा था। इसी आरोप में उसे गिरफ्तार किया गया है। बता दें कि 45 साल का जसविंदर सिंह SFJ के संस्थापक गुरपंतवंत और सिंह पन्नू का करीबी माना जाता है। जसविंदर पर कथित तौर पर अलगाववादी गतिविधियों में शामिल होने का आरोप भी है। बता दें कि जसविंदर सिंह मुल्तानी नहीं सिंगू बॉर्डर पर किसान नेता बलवीर सिंह राजेवाल की हत्या की साजिश रची थी। इसके साथ ही उसने जीवन सिंह नाम के शख्स को भड़काया था। प्रियंका गांधी का आज होने वाला फिरोजाबाद दौरा रद्द हो गया है। अब प्रियंका गांधी 29 दिसंबर को फिरोजाबाद का दौरा करेंगी। आपको बता दें कि इस दौरान प्रियंका महिलाओं के साथ संवाद करेंगी। साथ ही स्थानीय कांग्रेस नेताओं ने शहरी क्षेत्र के साथ साथ ग्रामीण अंचल के कॉलेजों से छात्राओं को ले जाने का लक्ष्य रखा है। बता दें कि प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए कांग्रेस की ओर से महिला संवाद कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। इसके लिए पार्टी की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी खुद जिलों में जाकर महिलाओं से भेंट करेंगी। साथ ही सुहाग नगरी में 29 दिसंबर को महिला संवाद कार्यक्रम में शामिल होंगी। चिकित्सा और स्वास्थ्य मंत्री जय प्रताप सिंह ने सोमवार को अयोध्या का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने मेडिकल कॉलेज में आयोजित गुरु गोरक्षनाथ स्वास्थ्य सेवा यात्रा के कार्यक्रम में शिरकत की, जहां उन्होंने ओमिक्रॉन को लेकर कहा कि जो सूचनाएं पिछले 1 महीने से अंतर्राष्ट्रीय स्तर और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय से आ रही हैं, उसको लेकर उत्तर प्रदेश में तैयारियां पूरी हैं। उत्तर प्रदेश में अब तक 550 ऑक्सीजन प्लांट लग चुके हैं। तीसरी लहर की जो सूचनाएं हम लोग को पिछले 1 महीना से आ रहा है अंतर्राष्ट्रीय स्तर से, WHO के माध्यम से, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय से, जब से ओमिक्रॉन के केसेस पूरे विश्व में निकलने लगा, तभी से भारत में और उत्तर प्रदेश में हम लोग ने अपनी पूरी तैयारी पुनः वो कर लिया था। और सारे हमारे जो 550 ऑक्सीजन प्लांट्स जो हमारे जेनरेटिंग प्लांट लगे हुए हैं, उनके साथ उनके वेंटिलेटर, उनके मैन पावर, पीडियाट्रिक ICU, ये सारी चीज़ें हम लोग ने पिछले 1 महीने के अंदर मॉक ड्रिल के माध्यम से लगातार इसका चेकिंग करना, इसका टेस्ट करना, ताकि तीसरे फेज़ में अगर कहीं भी हॉस्पिटलाइजेशन की आवश्यकता होगी तो ये कम से कम हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हो। नीट PG काउंसलिंग में देरी के विरोध में प्रदर्शन कर रहे रेजिडेंट डॉक्टरों की पुलिस से झड़प के बाद अब उनके संगठन फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया मेडिकल एसोसिएशन ने देशव्यापी हड़ताल की घोषणा कर दी है। देर रात जारी प्रेस रिलीज में एसोसिएशन ने रेजिडेंट डॉक्टर्स से समर्थन में देशव्यापी हड़ताल की घोषणा करते हुए देश भर में सभी तरीके की स्वास्थ्य सुविधाओं को मंगलवार की सुबह 8 बजे से बंद करने की बात कही है। बता दें कि नीट PG 2021 काउंसलिंग में देरी को लेकर दिल्ली में बड़ी संख्या में रेजिडेंट डॉक्टर प्रदर्शन कर रहे हैं। इस दौरान सोमवार को सड़क पर पुलिस और डॉक्टरों के बीच झड़प हो गई। दोनों पक्षों का दावा है कि उनकी ओर से कई लोग घायल हुए, जिस पर रेजिडेंट डॉक्टरों ने अपना आंदोलन तेज करते हुए सोमवार को सांकेतिक रूप से अपने एप्रिन लौटा दिए और सड़कों पर मार्च निकाला। बीते रविवार को कांग्रेस की ओर से आयोजित किए जाने वाले महिला मैराथन को अनुमति नहीं मिलने के बावजूद कांग्रेस ने आज इकाना स्टेडियम से मैराथन के आयोजन की घोषणा की है। कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता विकास श्रीवास्तव ने कहा कि लड़की हूं, लड़ सकती हूं मैराथन दौड़ अब आज का इकाना स्टेडियम में तय की गई है। मैराथन दौड़ में प्रतिभागी छात्राओं की तादाद काफी उत्साहवर्धक है और अब और समय मिलने के बाद और अब पूर्ण उत्साह के साथ लाखों की तादाद में लड़कियां मैराथन के लिए रजिस्ट्रेशन करा रही है। प्रदेश सरकार महिलाओं की आवाज दबाने का कितना भी षड्यंत्र कर ले, यूपी कांग्रेस प्रभारी आदरणीय प्रियंका गांधी के नेतृत्व में महिला की बुलंद होने वाली आवाज अब निश्चित तौर पर प्रदेश की महिलाओं के सशक्तिकरण का सशक्त माध्यम बनेगी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के 15 से 18 साल के एज ग्रुप के बच्चों के लिए शुरू होने वाले वैक्सीनेशन और हेल्थ केयर फ्रंटलाइन वर्कर्स और कुछ बीमारियों से ग्रसित 60 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को लेकर मंगलवार को राज्य सरकारों के साथ बैठक करेगा। इस दौरान राज्यों के मुख्य सचिव और चिकित्सा अधिकारियों को टीकाकरण पर निर्देश दिया जा सकता है। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को घोषणा की थी कि अगले साल 3 जनवरी से 15 से 18 साल की आयु के बीच के किशोरों के लिए टीकाकरण अभियान शुरू
शुरू किया जाएगा। वहीं 10 जनवरी से हेल्थ केयर और फ्रंटलाइन वर्कर्स के साथ अन्य गंभीर बीमारियों से ग्रसित 60 साल की आयु से ऊपर के लोगों को डॉक्टर की सलाह पर एक अतिरिक्त डोज लगाई जाएगी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से सोमवार को जारी नए दिशा निर्देश के अनुसार 15 से 18 साल के एज ग्रुप के किशोरों के लिए शुरू होने वाले टीकाकरण के लिए सिर्फ कोवैक्सीन टीके का विकल्प होगा। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए उत्तराखंड में पुष्कर सिंह धामी सरकार ने नाइट कर्फ्यू लगा दिया है। रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू रहेगा। इससे पहले यूपी, दिल्ली और मध्य प्रदेश में भी नाइट कर्फ्यू का लगाया जा चुका है। आपको बता दें कि उत्तराखंड में कोरोना वायरस के नए स्वरूप ओमिक्रॉन से संक्रमण का पहला मामला देहरादून में सामने आया है। उत्तराखंड की स्वास्थ्य महानिदेशक डॉक्टर तृप्ति बहुगुणा ने बताया कि हाल में स्कॉटलैंड से लौटे एक 23 साल की महिला के नमूने की जांच में उसके ओमिक्रॉन से संक्रमित होने की पुष्टि हुई है। फिलहाल महिला को होम क्वारंटीन में रखा गया है। महाराष्ट्र में सोमवार को कोरोना वायरस के नए वेरिएंट के 26 और लोगों के संक्रमित होने की पुष्टि हुई है। इसके साथ ही राज्य में इस नए स्वरूप के चपेट में आने वालों की कुल संख्या बढ़कर 167 हो गई है। स्वास्थ्य विभाग ने ये जानकारी दी। मुंबई में ओमिक्रॉन के 11 मामले आए। स्वास्थ्य विभाग ने बताया कि ओमिक्रॉन स्वरूप से संक्रमण के 26 नए मामले महाराष्ट्र में आए हैं। इनमें से 11 मामले मुंबई में, रायगढ़ के पनवेल नगर निगम क्षेत्र में 5, ठाणे नगर निगम में 4, नांदेड़ में 2 और नागपुर, पालघर, भिवंडी, निजामपुर नगर क्षेत्र और पुणे ग्रामीण में एक और मामला सामने आया है। विभाग ने बताया है कि इसी के साथ राज्य में अब तक 167 लोगों के ओमिक्रॉन से संक्रमित होने की पुष्टि हो चुकी है। इसी बीच गुजरात में सोमवार को कोविड-19 के ओमिक्रॉन स्वरूप के 24 नए मामले सामने आए। रविवार को दिल्ली और एनसीआर में मौसम ने करवट बदल दी है और ठंड काफी बढ़ गई है। 24 दिसंबर से ही दिल्ली एनसीआर के आसमान में काले बादल छाए हुए थे। पहाड़ों पर जबरदस्त बर्फबारी हो रही है, जिसका सीधा असर मैदानी इलाकों और खासकर उत्तर भारत पर पड़ रहा है। पश्चिमी विक्षोभ की वजह से रविवार को दिल्ली एनसीआर में बारिश हुई। रविवार की रात में भी कुछ जगह हल्की बारिश हुई। मौसम विभाग का कहना है कि 29 दिसंबर तक दिल्ली और एनसीआर में कहीं हल्की बारिश तो कहीं गरज के साथ बारिश होगी। 29 दिसंबर के बाद मौसम साफ होगा, लेकिन इसके बाद लोगों को कोहरे का सामना करना पड़ेगा। दिल्ली एनसीआर में मध्यम दर्जे का कोहरा 29 दिसंबर के बाद पड़ेगा। फिलहाल रविवार को ही बारिश की वजह से तापमान में गिरावट आई और ठंड शीतलहर चलने की वजह से लोगों को ठिठुरन का भी सामना करना पड़ रहा है। देश की राजधानी दिल्ली समेत कई राज्यों में बीते रविवार तेज बारिश देखने को मिली। वहीं अब भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने कई राज्यों के लिए भीषण बारिश का अलर्ट जारी कर दिया है। विभाग के मुताबिक 29 दिसंबर को कुछ उत्तरी राज्यों में बारिश समेत बर्फबारी होने की संभावना है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख समेत हिमाचल प्रदेश में आज बारिश के साथ बर्फबारी देखने को मिल सकती है। पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली समेत राजस्थान में बारिश होने की पूरी संभावना बनी हुई है। मध्य भारत की बात करें तो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में बारिश की संभावना है, जबकि पूर्वी हिस्से बिहार, झारखंड, ओडिशा और पश्चिमी बंगाल में 28 दिसंबर से 30 दिसंबर तक तेज बारिश होने के अनुमान है। राजस्थान की राजधानी जयपुर में बीते दिन 24 घंटे बारिश देखने को मिली। कोहरे और ठंडी हवाओं के चलते लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वहीं मौसम विभाग के मुताबिक आज भी राजस्थान के कई जिलों में बारिश के होने की पूरी संभावना है। उत्तराखंड के ऊपरी क्षेत्रों में हो रही बारिश और बर्फबारी से मौसम सुहाना हो गया है। मौसम विभाग ने 29 दिसंबर तक प्रदेश के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी की संभावना बताई है। इसके साथ ही उत्तराखंड में ठंड ने भी अपनी जबरदस्त दस्तक दे दी है। वहीं मौसम विभाग ने 29 दिसंबर तक प्रदेश में अच्छी बर्फबारी और बारिश होने की संभावना जताई है। दिल्ली में आज लोगों को ठंड का सामना करना पड़ रहा है। वहीं बुधवार से मौसम में थोड़ा सुधार देखने को मिलेगा। देश की राजधानी दिल्ली में लगातार वायु प्रदूषण में एक बार फिर से बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, जहां लगभग 4 दिनों से गंभीर श्रेणी में रहने के बाद राजधानी की हवा में शनिवार को थोड़ा बहुत सुधार हुआ, लेकिन हालात ऐसे हैं कि ये अभी भी बेहद खराब की स्थिति में देखा जा रहा है। वहीं दिल्ली का AQI 347 यानी बहुत खराब श्रेणी में दर्ज किया गया है। पॉल्यूशन को कम करने के लिए
विंटर एक्शन प्लान समेत दिल्ली सरकार की तरफ से कई कदम उठाए गए हैं, लेकिन कुछ दिनों की राहत के बाद स्थिति फिर खराब होती नजर आ रही है। वहीं एक्सपर्ट्स का कहना है कि दिसंबर महीने में पॉल्यूशन के स्तर में सुधार देखा जाता है, लेकिन इस बार ऐसा नहीं देखने को मिल रहा है। जब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया, जहरीली हवा में ही दिल्ली वालों को सांस लेना होगा। उत्तर प्रदेश ईंट निर्माता समिति ने अपनी मांगों के समर्थन अयोध्या के सदर तहसील के तिकोनिया पार्क में एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया, तो वहीं आधा दर्जन से ज्यादा समिति के वक्ताओं ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। समिति के अध्यक्ष ने बताया कि जीएसटी काउंसिल की 45वीं बैठक लखनऊ में 17 सितंबर 2021 को भट्टों में निर्मित ईंटों पर कर दर 5% से बढ़ाकर 12% किए जाने का प्रस्ताव 1 अप्रैल 2022 को पारित किया गया है। प्रदेश के सह मंत्री संजय सावलानी ने कहा कि सरकार इस ग्रामीण कुटीर उद्योग पर बुलडोजर चलाने का काम कर रही है। कोरोना काल में 2 साल से ये कुटीर उद्योग बड़े झंझावातों से गुजर रहा है। तमाम असामयिक बारिशों से जो है ईंट भट्ठों में व्यापक क्षति हुई है। अपनी परेशानियों से जूझते हुए ये कुटीर उद्योग किसी तरीके अपना काम चला रहा था। ऐसे में 1% का जो कर दर थी हमारी बढ़ाकर 6% कर दी गई और 5% की जो आईटीसी क्लेम की जो वो थी दर उसको बढ़ाकर 12% कर दिया गया। 600 गुना की कर की बढ़ोतरी एक तरीके से लगता है कि जैसे इस कुटीर उद्योग को सरकार समाप्त कर देना चाहती है। % से 240% तक बढ़ा दी गई है, जिसके विरोध में उत्तर प्रदेश निर्माता समिति के आह्वान पर जनपद ईंट निर्माता समिति ने एक दिवसीय धरना आज दिया है। हमारी ये मांग है कि ये जीएसटी की दर वापस ली जाए, हमको भी मुख्य धारा में जोड़ा जाए। यूपी के अलीगढ़ जिले में अल्ट्राटेक सीमेंट के उद्योगपति कारोबारी की सिर में गोली मारकर हत्या कर दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस हत्या करने वाले की तलाश में जुट गई है और आसपास के सीसीटीवी कैमरों की जांच कर रही है। बता दें कि घटना को अंजाम उस वक्त दिया गया जब मालिक के कहने पर चालक कार से उतरकर सामान लेने दुकान पर गया। इसी दौरान सीमेंट व्यापारी की रामघाट रोड पर स्थित सेंटर पॉइंट टीकाराम तिराहे पर अज्ञात बदमाशों ने व्यापारी को गोली मार दी। घटना के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। कवारी अपार्टमेंट था रहा था मैं, ठीक सेंटर पॉइंट भैया की रजनीगंधा ले आओ। हम रजनीगंधा लेने के लिए गए, बस इतनी फायरिंग हो गई। हमने ना देखा कोई किधर से आया, ना देखा अपने मोटरसाइकिल ना गाड़ी, कुछ मैंने कुछ नहीं देखा। देखिए, पहला तो मेरी बहुत बड़ी संवेदनाएं हैं। संदीप जी जिस व्यक्तित्व को रखते थे, समाज सेवी भी बहुत बड़े थे, बहुत सेवाएं जो मैं उनको व्यक्तिगत जानती हूँ। और लेकिन जिस तरीके की घटनाक्रम है वो रोष के साथ साथ जो है हमारी प्रशासनिक व्यवस्था पर भी प्रश्न चिन्ह लगा रहा है। जिस तरीके का मुझे संज्ञान में आया है कि मेन रोड पे और उनके साथ में सरकारी सिक्योरिटी भी है, व्यक्तिगत सिक्योरिटी भी है, और ऐसा हो जाना जो है ये तो बहुत बड़ी खतरे की बात है। और मेरे पास शब्द नहीं है, बहुत हृदय विदारक घटना है। व्यक्ति बहुत ही अच्छे हैं और बहुत ही सामाजिक व्यक्ति हैं, हमने उन्हें खोया है। सूचना मिली कि श्री संदीप गुप्ता जी हैं, ये एटा बेस्ड एक व्यापारी हैं। कई जनपदों में इनके अपने व्यापार का काम है और सीमेंट का इनका कारोबार है। इनकी किसी ने गोली मारकर हत्या कर दी है। उस सूचना पर पुलिस मौके पर आई और उसमें पड़ताल शुरू की गई है। एक संदिग्ध वाहन भी इसमें ट्रेस किया गया है, जिसके बारे में जानकारी अभी की जा रही है। बाकी यहाँ पर आकर इनके परिजनों से और इनके साथ काम करने वालों से काफ़ी जानकारियाँ भी जुटाई गई हैं और उसी जानकारी के क्रम में हम लोग आगे अपनी कार्रवाई कर रहे हैं। तहरीर देने के लिए कह दिया गया है। जो भी तहरीर मिलती है उसके आधार पर मुकदमा पंजीकृत किया जाएगा। बिहार में बीजेपी के दफ्तर के बाहर वार्ड सचिव वेतन की मांग कर रहे प्रदर्शनकारियों पर पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। बताया जा रहा है कि प्रदर्शनकारी बीजेपी के दफ्तर के बाहर जमा हो गए। इस दौरान उन्हें तितर बितर करने की कोशिश की गई तो प्रदर्शनकारियों ने पत्थर बरसात की। पुलिस ने हालात पर काबू पाने के लिए प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज कर दिया। हालात बिगड़ने पर प्रदर्शनकारियों ने वाटर कैनन से पानी की बौछार भी की गई। पटना में सुबह से प्रशासन प्रदर्शनकारियों से बीजेपी दफ्तर के सामने से हटने के लिए कहा जा रहा था। उन्होंने उनसे कहा कि गर्दली बाग जाएं, यहाँ प्रदर्शन ना करें, लेकिन प्रदर्शनकारी वहां से नहीं गए और
लगातार बीजेपी के दफ्तर के बाहर ही प्रदर्शन करते रहे। देखते ही देखते मामला काबू से बाहर हो गया। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि वे 13 दिन से गर्दली बाग में थे, लेकिन सरकार ध्यान नहीं दे रही थी, इसलिए आज यहां वे अपनी मांगे मनवाने के लिए आए। गुजरात के पाटन में हारीज नगर पालिका कॉन्फ्रेंस हॉल में पालिका चीफ ऑफिसर की मौजूदगी में अध्यक्ष पद पर नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू की गई है, जिसमें गंगाबेन अलकेश भाई पटेल नगर पालिका के अध्यक्ष बने। बता दें कि बीजेपी पार्टी की ओर से गंगाबेन अलकेश भाई पटेल का नामांकन मैंडेट खुला था, जिसको लेकर बीजेपी के 13 पार्षदों ने सहमति जताई। इसके बाद ही वो अध्यक्ष बने। गंगाबेन पटेल को हारीज नगर पालिका में अध्यक्ष पद पर नियुक्ति देने पर बीजेपी के पार्षदों ने खुशी व्यक्त की। बता दें कि लंबे समय से नगर पालिका की नियुक्ति न होने से चर्चाओं ने जोर पकड़ा था। खबर इंडिया के इस खास बुलेटिन में आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए हर्पल न्यूज। नमस्कार। हर पल आपके साथ।